नमस्कार दोस्तों। साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने प्रयोगवाद और प्रपद्यवाद पर बात की थी और उम्मीद करती हूँ कि प्रयोगवाद और प्रपद्यवाद क्या क्या मूल तथ्य है वो आपकी समझ में आ गया होगा और किन अर्थों में प्रगतिवाद से कविता प्रयोगवाद की तरफ बढ़ी, क्या भिन्नताएं थी दोनों में, ये भी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी जब हमारा पूरा आधुनिक हिंदी कविता का इतिहास पूर्ण हो जाएगा, यानी समकालीन कविता के बाद, तब हम एक बार फिर से दोहराएंगे भारतेंदु युग से समकालीन युग तक की, समकालीन कविता तक के कविता के स्वरूप को, ताकि आपका इनमें पारस्परिक जो अंतर है, जो भिन्नता है, वो आपके मन में, मस्तिष्क में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाए। और आज के सत्र में हम चर्चा करने वाले हैं प्रयोगवाद और प्रपद्यवाद पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा की तरह कुछ नए बनाए गए हैं और कुछ पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला सवाल, और बहुत सरल भी है, विश्वास है मुझे कि इस प्रश्न का उत्तर आपकी उंगलियों पर, और ये प्रश्न है प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना गया है। ऑप्शंस है 1936, 1940, 1943 या फिर 1946। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1943 से, यानी तार सप्तक के प्रकाशन के वर्ष से प्रयोगवाद का हिंदी साहित्य में प्रारंभ माना जाता है। आपको ध्यान होगा कि ये जो 1936 का वर्ष है, ये प्रगतिवाद का प्रारंभ का वर्ष है और 1943 प्रयोगवाद के प्रारंभ का वर्ष माना गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रयोगवाद के अंतर्गत प्रयोग शब्द की क्या सार्थकता है। ऑप्शंस हैं पिछली कविता की तुलना में भाव और शिल्प के नव्य प्रकारों का अन्वेषण, दूसरा कविता को बौद्धिकता प्रदान करना, सी कविता को वैज्ञानिक खोजों से जोड़ना, डी कार्य कारण पद्धति पर कविता लिखना। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि प्रयोगवाद के अंतर्गत जो प्रयोग है उसका संबंध यहां विज्ञान से नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक खोजों के लिए हम जिस तरह के प्रयोग का इस्तेमाल करते हैं, वहां अर्थ खोजों का तो शामिल है इस शब्द में, लेकिन इसका अर्थ है भाव और शिल्प के क्षेत्र में नई खोज करना, नए प्रयोग करना, ताकि कविता को जनजीवन की भावनाओं के अनुकूल किस प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। समाज का कौन सा अंग प्रयोगवाद का केंद्र है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो प्रारंभ के जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं हमारे द्वारा, इनका उद्देश्य है कि प्रयोगवाद के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपको कंठस्थ हो जाएं, ताकि कंटेंट पर, कथ्य पर आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकें। तो ये मुख्य बिंदु अगर आपको कंठस्थ रहेंगे तो आपकी गलती प्रश्नों के उत्तर के चयन में नहीं होगी। तो तीसरा प्रश्न है, समाज का कौन सा अंग प्रयोगवाद का केंद्र है। ए मध्यवर्गीय लघु मानव, बी उच्च मजदूर वर्ग और डी निम्न वर्ग। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मध्यवर्गीय लघु मानव प्रयोगवाद के केंद्र में था। किस तरह से प्रयोगवाद प्रगतिवाद से भिन्न था, क्योंकि वहां पर शोषित वर्ग कविता के केंद्र में था, साहित्य के केंद्र में था, प्रगतिवाद के केंद्र में था। तो ये भिन्नता आपको ध्यान रखनी है। यहां पर लघु मानव तो है, लघु मानव यानी अभावग्रस्त जीवन जीने वाला शक्तिहीन समाज का वर्ग, उसमें सभी शामिल हैं, चाहे कोई शोषित है या नहीं है, सभी लोग उसमें शामिल हैं, और वो मध्यवर्गीय लघु मानव का प्रतीक है। तो मध्यवर्गीय लघु मानव इसका सही उत्तर है। आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रयोगवाद में नहीं है। ठोस बौद्धिकता पर आधारित यथार्थ चित्रण, दमित काम वासना का चित्रण, मध्यवर्गीय व्यक्ति जीवन की कुंठा, अनास्था और जड़ता का चित्रण, मार्क्सवादी दर्शन का विवेचन। तो दोस्तों, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि मार्क्सवाद का संबंध प्रगतिवाद से है, प्रयोगवाद से नहीं। प्रयोगवाद पर किन किन बाहरी पश्चिमी विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, जिसमें फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद भी एक था, अस्तित्ववादी विचारधारा भी दूसरा बिंदु है। तो ये बिल्कुल अलग बिंदु हैं। तो मार्क्सवादी दर्शन की बात जहां भी आए, आपको
इसका संबंध कहीं भी प्रयोगवाद से स्थापित नहीं करना है, इसका संबंध हमेशा प्रगतिवाद से है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठोस बौद्धिकता पर आधारित यथार्थ चित्रण यहां पर है। दमित काम वासनाओं का चित्रण, दमित काम वासनाएं कौन सी हैं? जो कुंठाओं में परिवर्तित हो जाती हैं, उनका चित्रण भी प्रयोगवाद में है। और मध्यवर्गीय व्यक्ति जीवन की कुंठा, अनास्था और जड़ता का चित्रण तो है ही, क्योंकि मध्यवर्गीय व्यक्ति ही प्रयोगवाद के केंद्र में है। तो ये तीनों तथ्य यहां बिल्कुल सही हैं, प्रयोगवाद के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। केवल और केवल मार्क्सवादी दर्शन का विवेचन यहां देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो प्रगतिवाद की विशेषता है। तो आंसर हुआ हमारा डी। अगला प्रश्न, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाओं को शामिल किया गया था? ए 5, बी 17, सी 7 या डी 27? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपको ध्यान रखना है कि सप्तक जो शब्द है उसमें मूल शब्द है सप्त, और सप्त का अर्थ होता है 7। तो प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों को ही की कविताओं को ही संकलित किया गया, इस बात को आपको भूलना नहीं है। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, तार सप्तक का अर्थ अज्ञेय के अनुसार है एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए हुए 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह, 7 तारों का समूह, 7 रचनाओं का संकलन, 7 प्रकार की विचारधाराओं से युक्त कविताओं का संकलन। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि अज्ञेय ने अपनी भूमिका, तार सप्तक की भूमिका में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन कवियों की कविताओं को यहां शामिल किया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन सब में वैचारिक समानता है, यानी वो सभी समाज के परिवेश से जुड़ी हुई सभी बिंदुओं पर एक मत हैं, सहमत हैं आपस में। ऐसा नहीं है। सबकी विचारधाराएं जीवन के, प्रकृति के, राजनीति के, समाज के विभिन्न पक्षों पर भिन्न भिन्न है, लेकिन उन सब में एक बात मूल है। वो क्या है कि उनकी जो भाव चेतना है, जो शिल्प के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है, वो एक है। तो इसलिए यहां ये ए विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए हुए 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह है तार सप्तक। और यही कारण है कि अज्ञेय ने इन 7 कवियों को राहों के अन्वेषी कहकर के संबोधित किया है। तो उत्तर हुआ हमारा ए। अगला प्रश्न, तार सप्तक में शामिल 7 कवि, ये आपको कंठस्थ करने ही होंगे। कौन से हैं? इनमें से आपको सही विकल्प चुनना है। तो ए है भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत है, शकुंतला नहीं है, ये शकुंत माथुर है उनका नाम कवयित्री का। अक्सर परीक्षाओं में भी जब पूछा जा रहा है तो वहां भी विकल्प में ये शकुंतला ही लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे शकुंतला माथुर भ्रमवश लिखा जा रहा है, असली नाम है शकुंत माथुर। भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। तो दोस्तों ये विकल्प बिल्कुल गलत है। अज्ञेय, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल और प्रभाकर माचवे, ये विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अज्ञेय की कविताएं हैं, मुक्तिबोध की हैं, रामविलास की हैं, नेमीचंद जैन की हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं और भारत भूषण अग्रवाल और प्रभाकर माचवे भी हैं। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका संबंध तार सप्तक से नहीं है बल्कि बाद के सप्तकों से है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। ये विकल्प तो यहां बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद का प्रवर्तन भले ही अज्ञेय ने किया हो, लेकिन इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शंस हैं रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल और रांगेय राघव। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी ने सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का इस्तेमाल किया। इस बात को आपको याद रखना है कि अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि हम प्रयोगशील हैं। वे प्रयोगवाद के स्थान पर प्रयोगशील शब्द का इस्तेमाल करना अधिक उचित समझते हैं। प्रयोगवाद, क्योंकि वाद शब्द अपने आप में किसी विचारधारा विशेष के दायरे में कैद होने की ओर संकेत करता है, इसलिए अज्ञेय
स्वयं को प्रयोगवादी कहलवाना उचित नहीं समझते। तो प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, नकेनवाद के कवियों ने अपने घोषणा पत्र में किस धारा से अपना संबंध स्वीकार किया है? प्रयोगवाद से, नई कविता से, प्रगतिवाद से या उक्त सभी से? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नकेनवाद, जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले सत्र में, इसको प्रपद्यवाद भी कहा जाता है और ये प्रयोगवाद के समानांतर विकसित हुई एक काव्यधारा थी। तो ऐसी स्थिति में नकेनवादियों ने अपनी भूमिका पसपशा में प्रयोगवाद से अपना संबंध स्थापित किया है और प्रयोगवाद पर उस दौरान जितने भी आरोप लगाए गए उन सभी आरोपों का उन्होंने तर्क सहित उत्तर भी दिया है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, नकेनवाद क्या है? एक काव्य प्रवृत्ति, एक काव्यधारा, एक विचारधारा या एक काल्पनिक दृष्टि? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि नकेनवाद एक काव्यधारा है। काव्य प्रवृत्ति का अर्थ क्या हुआ? किसी भी काव्य की कोई खास विशेषता हो एक, तो वो विशेषता नहीं है, बल्कि ये प्रयोगवाद के समानांतर विकसित हुई एक पूरी की पूरी संपूर्ण काव्यधारा है। ये बात अलग है कि ये काव्यधारा उतनी अधिक लोकप्रिय नहीं हो सकी, एक विचारधारा नहीं है और एक काल्पनिक दृष्टि भी नहीं है। तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, नकेनवाद के उन्नायक थे। उन्नायक शब्द का अर्थ होता है उत्कर्ष पर पहुंचाने वाले। ए नलिन विलोचन शर्मा, बी नलिन विलोचन शर्मा और केसरी कुमार, सी नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर है। यद्यपि प्रमुख भूमिका नकेनवाद में नलिन विलोचन शर्मा की थी, लेकिन उत्कर्ष को पहुंचाने वाले अकेले नलिन विलोचन शर्मा नहीं थे। ये तीनों विद्वान थे और इन्हीं विद्वानों के नाम के पहले अक्षर के आधार पर इस काव्यधारा को नकेनवाद कहा जाता है। नलिन का न, केसरी का के और नरेश का न। तो इस तरह से नकेनवाद इन्हीं तीन के नाम पर आधारित है। तो जब कभी भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपका उत्तर ये तीन होने चाहिए। अगर विकल्प में तीन नहीं है तो फिर नलिन विलोचन शर्मा ही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, नकेनवाद में न, के और न वर्ण का अर्थ है, अभी अभी मैं बता चुकी हूं। इस काव्यधारा की सफलता के लिए शुभ नामकरण, इस काव्यधारा के प्रारंभकर्ताओं के नामों के प्रथम अक्षर, इस काव्यधारा की संस्थापक पत्रिका, इस काव्यधारा के आलोचकों की संस्था। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आंसर हुआ हमारा बी। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद किस सप्तक के प्रकाशन के साथ नई कविता में परिवर्तित हो गया? ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि विद्वानों का ऐसा मानना है दोस्तों कि प्रयोगवाद एक स्वतंत्र काव्यधारा के रूप में विकसित जरूर हुआ, लेकिन धीरे धीरे आकर के 1951 तक आते आते ये नई कविता में परिवर्तित हो गया। तो प्रयोगवाद किस सप्तक के प्रकाशन के साथ नई कविता में परिवर्तित हुआ? ऑप्शंस हैं, द्वितीय सप्तक, इसको दूसरा सप्तक है इसका वैसे असली नाम, और इसका तीसरा, लेकिन विकल्प में कुछ भी दिया जा सकता है तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये चौथा है, इनको ध्यान रखना है। कभी कभी इस तरह से शब्दों में बदलाव भी प्रश्न पत्र में दे दिए जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ए है द्वितीय सप्तक 1951, बी तृतीय सप्तक 1959, सी चतुर्थ सप्तक 1989 और तार सप्तक 1943। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि दूसरा सप्तक के साथ ही नई कविता का जन्म माना गया है और 1951 में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। तो आंसर होगा हमारा। अगला प्रश्न, प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? नई कविता, कविता, नकेनवाद या विद्रोही कविता? इसकी चर्चा भी मैं अभी कर चुकी। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रपद्यवाद नकेनवाद का ही दूसरा नाम है। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद की तमाम काव्योद्धारक घोषणाओं के बावजूद इसके पतन के मूल में था, यानी प्रयोगवाद के पतन के कारण पूछे गए हैं। ऑप्शंस हैं आत्मग्रस्तता, बी भाव शैली का वैचित्र्य, सी भदेश का चित्रण, डी उक्त सभी। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये तीनों ही प्रयोगवाद के ह्रास के, उसके पतन के कारण थे।
आत्मग्रस्तता का अर्थ क्या है? यानी व्यक्तिकता की प्रधानता। व्यक्तिवाद इस सब बहुत अधिक बढ़ गया प्रयोगवाद में, तब उसका पतन शुरू हो गया। तो आत्मग्रस्तता है व्यक्तिवादिता। भाव शैली का वैचित्र, यानी शुरू जो काव्यधारा प्रयोग वस्तु और शिल्प यानी भाव पक्ष और शिल्प पक्ष के क्षेत्र में नए नए प्रयोगों से शुरू हुई थी, बहुत ही मोहक रूप में शुरू हुई थी। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते भाव और शैली में इतनी प्रयोग बढ़ गए कि वो विचित्र अभिव्यक्तियां सामने आने लगी। ये भी प्रयोगवाद के पतन का एक कारण हुआ। भदेश का चित्रण का मतलब क्या है? भदेश चित्रण का मतलब है कि जीवन की स्थितियों के बहुत ही घृणित और भद्दे चित्र ये इस कविता में प्रस्तुत किए गए। तो ये तीनों ही महत्वपूर्ण कारण है जिनके कारण प्रयोगवाद का पतन हुआ। तो आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, अज्ञेय के अनुसार प्रयोगवाद किन 3 तत्वों को लेकर गतिशील हुआ? व्यक्ति स्वातंत्र्य, प्रयोगशीलता और वैविध्य, इच्छा, क्रिया और ज्ञान, धर्म, दर्शन और विज्ञान, सत्य, प्रगति और करुणा। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। व्यक्ति स्वातंत्र्य की बात की गई प्रयोग में, प्रयोग धर्मिता की बात की गई प्रयोगवाद में, और वैविध्य यानी विविध प्रकार के विषयों को लेकर और विविध प्रकार के शिल्पों के माध्यम से अपनी वैविध्यपूर्ण भावनाओं की अभिव्यक्ति पर बल दिया गया। तो ये 3 महत्वपूर्ण तथ्य थे जिन पर अज्ञेय ने प्रयोगवाद के अंतर्गत विशेष बल दिया। व्यक्ति स्वातंत्र्य, व्यक्ति की स्वतंत्रता, क्योंकि व्यक्ति कविता के केंद्र में था। और कौन सा व्यक्ति था? मध्य वर्गीय समाज का व्यक्ति। प्रयोग धर्मिता की बात ही की गई थी, विविधता, विषय और भाव की विविधता की, विषय और शिल्प की विविधता की बात की गई थी। तो ये 3 बिंदु प्रमुख थे प्रयोगवाद में जिनके आधार पर अज्ञेय ने प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तन किया था। तो आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, नकेनवाद के प्रवर्तक कवि थे? यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। ए नलिन केसरी कुमार नरेश मेहता, बी नरेश कुमार केसरी कुमार नागार्जुन, सी नलिन विलोचन शर्मा केदारनाथ सिंह और नरेश मेहता, डी नलिन विलोचन शर्मा केसरी कुमार और नरेश। तो दोस्तों अभी हम एक प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए नरेश अलग हैं और नरेश मेहता अलग हैं, 2 अलग अलग भिन्न भिन्न कवियों के नाम हैं। तो जहां नरेश मेहता हैं वहां वो अलग कवि हैं और नरेश नाम की समानता के आधार पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो नरेश नकेनवादी काव्यधारा के यानी प्रपद्यवाद के जो समर्थक उन्नायक कवि थे, प्रवर्तक कवि थे, वे थे नरेश मेहता नहीं। नलिन विलोचन शर्मा और केसरी कुमार तो थे ही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है? यूकेपीएससी लेक्चरर 2020, यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। मुक्तिबोध को, नेमीचंद जैन को, प्रभाकर माचवे को या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यद्यपि ये तीनों कवि प्रयोगवादी हैं क्योंकि इन तीनों कवियों की कविताएं कहां संकलित है? तार सप्तक में संकलित है। और तार सप्तक प्रयोगवाद का सूत्रपात करने वाला काव्य ग्रंथ है, काव्य संकलन है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन प्रयोगवाद का प्रवर्तक अज्ञेय को माना जाता है क्योंकि तार सप्तक का संपादन और संकलन करने का कार्य अज्ञेय ने किया था। तो आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? यूकेपीएससी लेक्चरर 2020, यूपी पीजीटी 2005 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध, बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी महादेवी वर्मा। तो दोस्तों संवेदनात्मक ज्ञान यानी ज्ञान जो संवेदनाओं पर आधारित हो, और ज्ञानात्मक संवेदन यानी ज्ञान से जुड़ी हुई संवेदनाएं यानी बौद्धिक चेतना की कसौटी पर कसी गई संवेदनाएं। इस सूत्र का प्रयोग गजानन माधव मुक्तिबोध ने किया है अपने साहित्य में। तो इस बात को आप कंठस्थ कर लेंगे। आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, किस कवि की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा
अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है? UKSSCLT 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं निराला, पंत, नागार्जुन और मुक्तिबोध। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। देखिए, हिंदी साहित्य जगत में फैंटेसी का प्रयोग पूरी सफलता के साथ करने वाले केवल एक ही साहित्यकार हैं और उनका नाम है मुक्तिबोध। तो जहां कहीं भी प्रश्न में फैंटेसी शब्द का प्रयोग हो, वहां आप मुक्तिबोध ऑप्शन को ही चुनिएगा, क्योंकि जितना सफल प्रयोग कविताओं में मुक्तिबोध ने फैंटेसी का किया है, किसी और ने नहीं किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के किस युग की शुरुआत से संबंधित है? UKSSCLT 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। छायावाद युग से, प्रगतिवाद युग से, प्रयोगवाद युग से या हालावाद युग से? जाहिर सी बात है, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि तार सप्तक के 1943 में प्रकाशन के साथ ही प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। अब तक तो ये आपको दोस्तों कंठस्थ हो गया होगा, तो आंसर हो गया हमारा सी। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। पहला, इसका मंतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना है। दूसरा, यह व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति को एक ही सत्य के दो रूप मानता है। यह मानता है कि बौद्धिकता को काव्यानुभूति से पृथक करके नहीं देखा जा सकता। यह मानता है कि विषय वस्तु की नवीनता ही उसके शिल्प को नया आकार देने के लिए बाध्य करेगी। दोस्तों, बहुत गहराई से इन बिंदुओं को समझने की जरूरत है। देखिए, पहले विकल्प पर बात करते हैं। इसका मंतव्य यानी उद्देश्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना। बिल्कुल असंगत कथन है ये, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। लेकिन हमें यह समझ लेना है कि यह कथन गलत क्यों है। पहली बात तो इसलिए कि देखिए, इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको भ्रमित करने के लिए अन्वेषण शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में राहों के अन्वेषी कहा था तार सप्तक के 7 कवियों को। तो अन्वेषण शब्द आपको भ्रमित करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रयोगवाद की मूल चेतना क्या है। प्रयोगवाद की मूल चेतना परंपराओं का खंडन नहीं है, बल्कि परंपराओं को बौद्धिकता की कसौटी पर कसकर उनका निष्कर्ष निकालकर, यानी सत्यान्वेषण करने की जो प्रवृत्ति है कि बार बार परंपराओं को कसौटी पर कसना और उनसे प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर उनकी प्रासंगिकता की हमारे जीवन में कितनी है, इसकी जांच करना प्रयोगवाद का उद्देश्य है, ताकि कोई भी परंपरा हमारे जीवन के विकास की रुकावट न बन सके। तो परंपराओं का खंडन करने में प्रयोगवादी विश्वास नहीं करते, वो भी सभी परंपराओं का तो बिल्कुल नहीं। कुछ एक परंपराएं ऐसी भी हैं जो अच्छी हैं, श्रेयस्कर हैं हमारे लिए, उनको वे स्वीकार करने की उदारता भी दिखाते हैं। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। दूसरी बात आती है, यह व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति, व्यक्तिवादी चेतना तो है ही, लेकिन साथ में समष्टिवादी चेतना भी है। जब अज्ञेय नदी के द्वीप कविता में कहते हैं कि हम नहीं कहते कि हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, तो वो व्यक्ति, द्वीप कौन है? व्यष्टि चेतना यानी व्यक्ति, और स्रोतस्विनी कौन है? समष्टि यानी समाज। तो व्यक्ति के साथ समाज को जोड़कर चलने का जो दृष्टिकोण है, वो प्रयोगवाद का मूलभूत आधार बिंदु है। इसलिए ये कथन बिल्कुल सही है। यह मानता है कि बौद्धिकता को काव्यानुभूति से पृथक करके नहीं देखा जा सकता। क्यों? क्योंकि सत्यान्वेषण के लिए बौद्धिक चेतना जरूरी है। तो सत्यान्वेषण करने के लिए अगर हम बौद्धिक चेतना को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सत्यान्वेषण होगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में यह कथन भी बिल्कुल सही है। यह मानता है कि विषय वस्तु की नवीनता ही उसके शिल्प को नया आकार देने के लिए बाध्य करेगी। यह कथन तो बिल्कुल सही है। तो ऐसी स्थिति में आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, तार सप्तक का प्रकाशन काल है। देखिए कितनी परीक्षाओं में पूछा गया ये प्रश्न, इसको तो आप अभी इसी वक्त कंठस्थ कर लीजिए, और मुझे लग रहा है अब तक आप कंठस्थ कर चुके होंगे। यूपी पीजीटी 2002, 2021, यूपी टीजीटी 2005, 2016, यूकेपीएससी लेक्चरर 2020, डीएसएसबी टीजीटी 2018, झारखंड टीजीटी 2017, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017, यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज 2013 और छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2008।
इतनी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया, और ये तो हमारी जानकारी में इतनी परीक्षाओं में है, और भी न जाने कितनी परीक्षाओं में पूछा गया होगा। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मैम इतने सारे सन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों समय बर्बाद कर रही है। लेकिन दोस्तों, मेरे लिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है। एक तो पहली बात तो ये कि ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी आपको इन सबसे मिलेगी, तो आपका दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। तो विकल्प दिए गए हैं 1943 ईस्वी, बी 1951, सी 1950 और डी 1959। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, तो आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोगवादी अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह से जान सकता है और अधिक अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और दोनों के क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? यूपी पीजीटी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया, और प्रयोगवाद जब हम पढ़ रहे थे दोस्तों, तो ये कथन पर हमने चर्चा की थी। तार सप्तक की भूमिका से है यह प्रश्न, और तार सप्तक की भूमिका लिखने वाले कवि कौन है? अज्ञेय हैं। तो ऑप्शंस हैं भवानी प्रसाद मिश्र, बी नरेश मेहता, सी अज्ञेय और डी रघुवीर सहाय। तो दोस्तों देखिए, पहली बात तो ऑप्शन अज्ञेय है, अज्ञेय बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरी बात, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता और रघुवीर सहाय, इनका तार सप्तक से कोई लेना देना ही नहीं है। तो इस बात से भी ये स्पष्ट हो जाता है, तो आंसर है हमारा सी। अगला प्रश्न, प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? यूजीसी नेट 2006 में यह प्रश्न पूछा गया। यह प्रश्न पहले भी कई परीक्षाओं में आ चुका है। ए नई कविता, बी नकेनवाद, सी अकविता या डी प्रयोगवाद। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रपद्यवादी कवि नहीं है? यूजीसी नेट 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। आपको दोस्तों प्रपद्यवाद यानी नकेनवाद के 3 जो महत्वपूर्ण कवि हैं, जो आधार स्तंभ है, उनके नामों को कंठस्थ कर लेना है। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार नरेश या गिरजा कुमार माथुर। तो दोस्तों, ये तीनों प्रपद्यवाद यानी नकेनवाद से जुड़े हुए कवि हैं। न के और न गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक के कवि हैं, इनका इससे कोई संबंध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में प्रपद्यवादी कवि कौन नहीं है? डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? जीआईसी पीजीटी 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। इसीलिए कह रही हूं मैं कि इन तीनों कवियों के नामों को कंठस्थ करना है, क्योंकि इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। ए केसरी कुमार, बी केदारनाथ सिंह, सी नरेश मेहता या डी केदारनाथ अग्रवाल। हमसे क्या पूछा गया कि नकेनवाद से जुड़ा हुआ कवि कौन सा है? तो केदारनाथ सिंह नहीं है, नरेश मेहता नहीं है, केदारनाथ अग्रवाल नहीं है, केसरी कुमार नकेनवाद से जुड़े हुए कवि हैं, इसलिए आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु। यह कथन इनमें से किसका है? यूपीपीएससी जीआईसी 2021 में, डीएसएसबी पीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि इस कथन को आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शंस है डॉक्टर नंदुलाल वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए, एक प्रश्न में आया था कि सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किसने किया, तो उत्तर था नंदुलारे वाजपेयी। उसी संदर्भ में जब वे सबसे पहले प्रयोगशील काव्यधारा के लिए प्रयोगवाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तभी वे ये कथन कहते हैं कि प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर के आया। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि इस प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जाता है कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस विद्वान ने कहा, तो आपका उत्तर होना चाहिए नंदुलारे वाजपेयी। तो हर तरह से, कई तरह से यह प्रश्न पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ए उत्तर इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रयोगवाद को नंदुलारे वाजपेयी ने ही बैठे ठाले का धंधा कहा, और जहां ये वाक्य आ जाए बैठे ठाले का धंधा, समझ लीजिए कि नंदुलारे वाजपेयी का कथन है। तो आंसर है ए। अगला प्रश्न, संगीनों का साया किसका काव्य संग्रह है? डीएसएसबी पीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। ए राहुल सांकृत्यायन, बी प्रभाकर माचवे, सी अज्ञेय और डी यशपाल। तो दोस्तों, बी प्रभाकर माचवे इसका सही उत्तर है। प्रभाकर माचवे तार सप्तक के कवि हैं, यानी प्रयोगवादी कवि हैं।
और राहुल सांकृत्यायन अज्ञेय भी प्रयोगवादी हैं, लेकिन अज्ञेय का ये कविता संग्रह नहीं है। राहुल सांकृत्यायन और यशपाल कथा साहित्य से जुड़े हुए विद्वान हैं। तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि है? यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प हैं धर्मवीर भारती, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी अज्ञेय और डी नरेश मेहता। बहुत ही सरल सी बात है, इनका किसी का भी तार सप्तक से कोई संबंध नहीं है, केवल और केवल अज्ञेय इनमें से ऐसे हैं जो तार सप्तक से जुड़े हुए कवि हैं। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाम सही है? यूजीसी नेट 2006 में यह प्रश्न पूछा गया। पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक या तीसरा तार सप्तक? दोस्तों, हम पिछले सत्र में इस बात पर बहुत अच्छी तरह से चर्चा कर चुके हैं और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे प्रश्न पत्रों में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तब भी तार सप्तक के गलत नाम का प्रयोग किया जाता है, यानी सप्तकों के नामों का ही असल में गलत प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, जो कि गलत है। तार सप्तक केवल एक है जो पहला सप्तक है, बाकी दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक है, उसमें तार नाम नहीं है। इस बात को मैं बार बार कह रही हूं, आप ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न पत्रों में भी क्योंकि यह गलती दोहराई जा रही है, तो आपको इस बात से सजग रहना है। तो सही उत्तर क्या हुआ? तार सप्तक। कौन सा नाम सही है? तार सप्तक सही है, क्योंकि पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक और तीसरा तार सप्तक नाम के कोई कविता संग्रह हिंदी साहित्य जगत में नहीं है। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में प्रश्न पूछा गया। ए मात्रिक छंदों के बजाय वर्ण वृत्तों का प्रयोग, बौद्धिकता की अपेक्षा भावुकता की प्रतिष्ठा, नई नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का संपूर्ण निषेध। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि प्रयोगवादी कविता मुक्त छंद की कविता है। जब हम प्रयोगवाद पढ़ रहे थे तब मैंने कुछ एक पंक्तियां आपको बताई थी जिसमें अज्ञेय घोषणा करते हैं कि वो छंद शास्त्र, पिंगल शास्त्र के नियमों से अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं। तो इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि वे न तो मात्रिक छंद में विश्वास करते हैं, न वर्णिक छंदों में, यानी वे मुक्त छंद की कविता में अपना विश्वास व्यक्त करते हैं। तो ये कथन तो बिल्कुल गलत हो गया। मुख्य तत्व क्या? ये कोई सा तत्व ही नहीं होगा। बौद्धिकता की अपेक्षा भावुकता की प्रतिष्ठा की बात भी यहां नहीं की गई, क्योंकि भावुकता को भी बौद्धिक चेतना से देखने की बात की गई है, यानी बौद्धिकता और भावुकता के सामंजस्य की बात है कही गई है प्रयोगवाद में। यह बात अलग है कि जब प्रयोगवाद ह्रासोन्मुख हो गया तब वहां बौद्धिकता बहुत अधिक बढ़ गई और जिसके कारण कविता दुरूह और जटिल हो गई, वो एक अलग बिंदु है। लेकिन अपने मूल रूप में प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार कहा गया है, यानी मूल रूप में जब प्रयोगवाद शुरू हुआ था तब उसमें बौद्धिकता और भावुकता के संतुलन की, सामंजस्य की बात की गई थी। नई नई राहों के अन्वेषण की बात जरूर यहां की गई है, और ये नई राहें कौन सी हैं? शिल्प के क्षेत्र में और भाव के क्षेत्र में। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि अज्ञेय ने स्वयं तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को नई राहों का अन्वेषी कहा है। काव्य की पूर्व परंपरा का संपूर्ण निषेध, काव्य की पूर्व परंपराओं का संपूर्ण निषेध प्रयोगवाद में नहीं है। बौद्धिक चेतना की कसौटी पर कसकर ही वो अगर सत्य को प्राप्त करते हैं, उसके अनुकूल किसका निषेध करना है, किसे स्वीकार करना है, उसको निर्धारित करने की बात अज्ञेय ने की है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें से सप्तकों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। पहला है तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 में हुआ था, दूसरा है चौथा सप्तक सन 1989 में प्रकाशित हुआ, और सी है शकुंत माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित हैं, और डी है रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि हैं। तो दोस्तों, तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ 1959 में, बिल्कुल सही है, और हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। चौथा सप्तक का प्रकाशन 1989 में हुआ, यह भी कथन बिल्कुल सही है, लेकिन शकुंत माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में नहीं है बल्कि दूसरे सप्तक में है। तो यह कथन सही नहीं है, और रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि हैं, यह कथन बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा होगा सी। अगला प्रश्न,
हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता है। मैं आपको ट्रिक पहले ही बता चुकी हूं। फैंटेसी से जुड़ा हुआ एक ही नाम है हिंदी साहित्य जगत में और वो है मुक्तिबोध। ये प्रश्न पूछा गया राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2015 में। विकल्प हैं शमशेर बहादुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अज्ञेय और मुक्तिबोध। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा मुक्तिबोध। अगला प्रश्न, प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान स्कूल एजुकेशन लेक्चरर 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। पहला है, प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े व्यक्तियों और बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्माण किया। प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। सी, प्रयोगवादी कविता में मध्यवर्गीय व्यक्ति जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य की अभिव्यक्ति है। प्रयोगवाद नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 में प्रकाशन जगत में आई। तो दोस्तों देखिए, प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े व्यक्तियों और बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्माण किया। बिल्कुल गलत है, क्योंकि इतिवृत्तात्मकता कौन से काव्य की विशेषता है? द्विवेदी युग के काव्य की। क्योंकि द्विवेदी युग के काव्य की इसी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में कौन सी काव्य धारा उदित हुई थी? छायावादी काव्य धारा। और छायावाद के बाद प्रगतिवाद और प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद। तो यह कथन बिल्कुल गलत है और इस प्रश्न का सही उत्तर भी ए है। अब अगले तीन बिंदुओं पर बात करते हैं। प्रयोगवादी कविता भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं प्रयोगवादी कवि। तो यह कथन बिल्कुल सही है। हालांकि अपने शुरुआती दौर में जब अज्ञेय ने इस काव्यधारा का प्रवर्तन किया था, तब उन्होंने भावुकता और बौद्धिकता दोनों के संतुलन की बात की थी, लेकिन हर भावना को भी वे बौद्धिकता की कसौटी पर कसने की बात अवश्य करते हैं। तो बौद्धिकता को अच्छा खासा महत्व प्रयोगवादी कवियों ने दिया। यह बात अलग है कि ह्रासोन्मुक्त दौर में प्रयोगवाद अति बौद्धिकतावादी हो गया। तो आपको यह बात ध्यान में रखनी है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। प्रयोगवादी कविता में मध्यवर्गीय जीवन की समझ जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य की अभिव्यक्ति हुई है, क्योंकि प्रयोगवादी कवि सत्यान्वेषण में विश्वास करता है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। प्रयोगवाद नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो तार सप्तक के माध्यम से 1943 में आई। यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो उत्तर हमारा होगा ए। आगे चलें। प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण निम्नलिखित में सही है? डीएसएसपी पीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण पूछा गया? इसका मतलब क्या हुआ कि क्यों ह्रासोन्मुख हुई? एक तरह से घुमा फिरा कर वही बात। और क्योंकि हम एक प्रश्न में इसकी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों किसी भी काव्य धारा के ह्रासोन्मुख होने के कारण एक नहीं होते, तीन नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। तो कौन से प्रश्न में विकल्प में कौन सा कारण दिया गया है, इस बात को आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। ऑप्शंस है समाज निरपेक्षता, बी दुरूहता, सी समाज सापेक्षता और डी अस्पष्टता। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण निम्नलिखित में से सही नहीं है? प्रश्न कई बार इस तरीके से दिया जाता है कि विद्यार्थी भ्रमित हो जाएं। तो जो कारण लोकप्रिय न होने का नहीं है, वो कारण हमको इसमें से ढूंढना है। तो समाज से निरपेक्षता लोकप्रिय न होने का कारण, दुरूहता जटिल हो गया था क्योंकि ह्रासोन्मुख दौर में समाज से निरपेक्ष हो गया, क्योंकि व्यक्तिवाद बहुत अधिक बढ़ गया। दुरूहता जटिलता बहुत अधिक बढ़ गई, लोगों की समझ में ही नहीं आती थी प्रयोगवादी कविता। तो समाज से निरपेक्ष होना ह्रास का कारण हुआ, दुरूहता ह्रास का कारण हुआ, अस्पष्ट हो गई यानी लोगों की समझ में नहीं आती थी कविता, यह भी ह्रास का कारण हुआ। लेकिन समाज से सापेक्षता ह्रास का कारण नहीं था। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति यानी विशेषता। डीएसएसबी पीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। क्षणवाद, बौद्धिकता, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग और तुकवाद। तो दोस्तों प्रवृत्ति में क्षणवाद तो बहुत मिलता है, बौद्धिकता भी मिलती है, दुख की अभिव्यक्ति भी मिलती है, लेकिन पारंपरिक उपमानों का प्रयोग नहीं मिलता, क्योंकि प्रयोगवादी कवि नए नए प्रयोगों में विश्वास करता है। इसलिए प्रयोगवाद में नए उपमानों के प्रयोग की प्रवृत्ति दिखाई देती है।
तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? डीएसएसपी पीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, नेमीचंद जैन और मुक्तिबोध। तो दोस्तों नेमीचंद जैन, मुक्तिबोध और अज्ञेय तीनों तार सप्तक के कवि हैं। भवानी प्रसाद मिश्र तार सप्तक के कवि नहीं है। तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, किन कवियों को राहों के अन्वेषी कहा गया? डीएसएसबी पीजीटी 2018, डीएसएसबी पीजीटी 2018, एमपी सेकंड ग्रेड टीचर 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। तार सप्तक के कवियों को, दूसरा सप्तक के कवियों को, तीसरे सप्तक के कवियों को या चौथे सप्तक के कवियों को? तो बहुत चर्चा कर चुके हैं हम तार सप्तक के कवियों को। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में राहों के अन्वेषी कहकर पुकारा है। आंसर होगा ए। इनमें से किस कवि की रचनाएं तार सप्तक में नहीं है? राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। ए प्रभाकर माचवे, बी शकुंत माथुर, सी गिरजा कुमार माथुर, डी नेमीचंद जैन। तो दोस्तों प्रभाकर माचवे हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं, नेमीचंद जैन हैं। लेकिन अभी एक प्रश्न में हम चर्चा कर चुके हैं कि शकुंत माथुर दूसरा सप्तक की कवयित्री हैं, इनकी कविताएं दूसरे सप्तक में है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्नों को देखकर आप अंदाज लगा लीजिए कि आपको किन किन बिंदुओं पर प्रयोगवाद में बहुत ध्यान देना है। प्रयोगवाद में सातों कवियों के नाम आपको कंठस्थ होने चाहिए। तार सप्तक की भूमिका से संबंधित जितने प्रश्न हैं वो आपको कंठस्थ होने चाहिए। संपादन और प्रवर्तन की बात, प्रयोगवाद की विशेषताएं, इन सब पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। तो अगला प्रश्न है, इनमें से प्रयोगवादी कविता के से संबंधित कौन सा कथन गलत है? राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। पहला, इसमें बौद्धिक स्तर पर अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की उपयोगिता स्वीकार की गई है। दूसरा, इसमें कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग माना गया है। तीसरा, इसमें अभिव्यक्ति को अनुभूति के अनुकूल नए माध्यमों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। चौथा, इसके अनुसार कोई भी अनुभूति अपने क्षण विशेष में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि समूचे जीवन के मुक्त विस्तार में। तो दोस्तों पहले बिंदु पर बात करते हैं। इसमें बौद्धिक स्तर पर अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की उपयोगिता स्वीकार की गई है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रयोगवादी कवि शिल्प की नवीनता, शिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोगों की बात करता है, भाव के क्षेत्र में नए प्रयोगों की बात करता है। क्यों करता है? क्योंकि अपने भावों को प्रभावशाली ढंग से नए शिल्प में अभिव्यक्त कर सके। इसमें कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग माना गया है, यह कथन बिल्कुल, क्योंकि शिल्प और विषय वस्तु यानी भाव और शिल्प दोनों को साथ लेकर चलते हैं प्रयोगवादी कवि, तो यह कथन असंगत है। आंसर इसका होगा बी। अगला बिंदु है, इसमें अभिव्यक्ति को अनुभूति के अनुकूल नए माध्यमों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। बिल्कुल सही बात है। इसके अनुसार कोई अनुभूति अपने क्षण विशेष में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि समूचे जीवन के मुक्त विस्तार में। यह बिंदु प्रयोगवाद की क्षणवाद की जो विशेषता है, यानी क्षण के महत्व की जो विशेषता है, प्रत्येक क्षण को आनंद पूर्वक पूरे रूप में जीने की बात करते हैं प्रयोगवादी कवि, उसी की ओर संकेत किया जा रहा है इस कथन में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। आगे चलें। प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है, डीएसएसबी टीजीटी 2018 में प्रश्न पूछा गया, दर्शन से मुक्ति, अनगढ़ता की प्रतिष्ठा, अभिव्यंजना पर बल, काव्य की गतिशीलता। देखिए, कहीं ना कहीं अभिव्यंजना पर बल भी है क्योंकि शिल्प पक्ष की बात भी करते हैं, काव्य की गतिशीलता की बात भी करते हैं क्योंकि नए दृष्टिकोण की बात करते हैं। लेकिन यहां पूछा गया है सबसे बड़ी विशेषता। सबसे बड़ी विशेषता कौन सी होगी जो उसे अपनी पूर्ववर्ती काव्य धारा से बिल्कुल अलग करे, और वो है दर्शन से मुक्ति। क्योंकि प्रगतिवाद जो प्रयोगवाद की पूर्ववर्ती काव्यधारा है, उसमें मार्क्सवादी दर्शन के दायरे के दृष्टिकोण से देखा गया था सब कुछ। तो उस दर्शन के दायरे से मुक्त होने की घोषणा की प्रयोगवाद ने। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी यहां पर इन बिंदुओं में से है दर्शन से मुक्ति। तो आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तार सप्तक में शामिल नहीं है? एनवीएस पीजीटी 2019, एचपी पीजीटी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा, नेमीचंद जैन। तो दोस्तों नेमीचंद जैन, रामविलास शर्मा और प्रभाकर माचवे तीनों तार सप्तक के कवि हैं। नरेंद्र शर्मा उत्तर छायावाद काल के कवि हैं। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न,
निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? एनवीएस पीजीटी 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। स्वच्छंदतावाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद और कलावाद। तो दोस्तों स्वच्छंदतावाद से प्रयोगवाद का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि स्वच्छंदतावाद के रूप में किस काव्यधारा को देखा गया था स्वच्छंदतावाद से जोड़कर? वो थी छायावादी काव्यधारा। प्रयोगवाद पर जो प्रभाव दिखाई देता है वो है मनोविश्लेषणवाद का, अस्तित्ववाद का और कलावाद का। जब शिल्प की बात करते हैं, शिल्प के क्षेत्र में नए शिल्प की बात करते हैं, नए प्रयोगों की बात करते हैं प्रयोगवादी, तब वे कलावाद के प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। जब वे मनुष्य मात्र के अस्तित्व की बात करते हैं तब वो अस्तित्ववाद के प्रभाव को अभिव्यक्त करते हैं, और जब वो मनुष्य की कुंठाओं की बात करते हैं, उसकी निराशा, उसकी हताशा की बात करते हैं, तो वो फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का जो प्रभाव है इस काव्यधारा पर, उसकी ओर संकेत करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, कलावाद और एक प्रतीकवाद की बात हम कर चुके हैं, रूपवाद की बात हम कर चुके हैं। इन सब का प्रभाव कहीं ना कहीं कम और ज्यादा प्रयोगवाद पर देखने को मिलता है। तो इससे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको इन प्रभावों को ध्यान में रखना है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? एनवीएस पीजीटी 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रा नंदन पंत और गिरजा कुमार माथुर। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रामविलास शर्मा के द्वारा रचित काव्य संग्रह है रूप तरंग। आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद की क्या विशेषता थी? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। देख लीजिए आप कितने ज्यादा प्रश्न प्रयोगवाद की विशेषताओं पर आधारित पूछे जा रहे हैं, और किसी भी प्रश्न में विकल्प दोहराए नहीं गए हैं, सब में अलग अलग बिंदुओं को उठाकर के प्रयोगवाद पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो विकल्प हैं आकाशीय कल्पना, राजनीतिक विचारधारा का समावेश, जनता से दूरी और शिल्पगत चमत्कार। देखिए इस प्रश्न को इस तरीके से बनाया गया है कि आप चक्कर में पड़ जाएं। आपको क्या ध्यान रखना है? आकाशीय कल्पना। आपको प्रयोगवाद की क्या विशेषता थी वो इनमें से चुननी है। आकाशीय कल्पना यानी आकाश की कल्पना कौन सी कल्पना होती है? जिसका जीवन के वास्तविक दौर में होना संभव है ही नहीं, या जो पूरी तरह से अतिशयोक्तिपूर्ण कल्पना हो, तो ऐसा प्रयोगवाद में नहीं है। राजनीतिक विचारधारा का समावेश, अभी हमने पढ़ा एक प्रश्न में कि मार्क्सवादी दर्शन से मुक्ति की घोषणा की उन्होंने, तो किसी भी राजनीतिक विचारधारा से प्रतिबद्धता प्रदर्शित नहीं की प्रयोगवाद ने, तो यह भी गलत। जनता से दूरी की तो बात ही नहीं की जा सकती, क्योंकि मानव के अस्तित्व में विश्वास करती थी प्रयोगवादी कवि। और दूसरी बात, इनके केंद्र में, इस कविता के केंद्र में थी मध्यवर्गीय चेतना, तो ऐसी स्थिति में यह कथन भी गलत है। तो ये तीन विशेषताएं तो प्रयोगवाद की है ही नहीं। प्रयोगवाद में अब शिल्पगत चमत्कार एक विशेषता ऐसी रहती है जो दिखाई देती है, क्योंकि शिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोगों के पक्षधर थे प्रयोगवादी कवि। तो आंसर होगा इसका डी। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न कोई जरूरी नहीं कि जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हों उनको आधार बनाकर ही पूछा जाए। आपको भ्रमित करने के लिए किसी भी एक बिंदु को उठा करके प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे चलें। प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों से समाजवादी और संस्कारों से व्यक्तिवादी हैं, क्योंकि व्यक्तिवादी चेतना, व्यक्तिनिष्ठता प्रयोगवाद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। लेकिन यहां पूछा जा रहा है कि प्रयोगवादी काव्यधारा से जुड़े ऐसे कवियों के नाम बताइए जो संस्कारों से व्यक्तिवादी है लेकिन दृष्टिकोण से, विचारों से समाजवादी हैं। तो ऑप्शंस हैं, और यह प्रश्न पूछा गया छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 में। ऑप्शंस हैं शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, मुक्तिबोध, अज्ञेय, त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र, रांगिया राघव और धर्मवीर भारती। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता के काव्य में जितने प्रबल व्यक्तिवादी संस्कार हैं उतने ही उनके समाजवादी विचार भी अभिव्यक्त हुए हैं। तो आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, डैश डैश ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया, यानी किसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। डीएसएसबी टीजीटी 2018, दिल्ली केवी पीजीटी 2015 में ये प्रश्न पूछा गया। विकल्प है मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, प्रगतिवाद और छायावाद। देखिए अब क्योंकि सर्वाधिक प्रभावित करने की बात की गई है यहां पर,
तो जाहिर सी बात है कि जब हम केवल प्रश्न पढ़ेंगे, विकल्प नहीं देखेंगे, तो हमें लगेगा कि प्रभाव तो 4-5 तरह के से पड़े प्रयोगवाद पर, लेकिन यह बताना बड़ा मुश्किल है कि सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा। तो ऐसी स्थिति में जब हम विकल्प पर नजर डालेंगे तो समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। मार्क्सवाद प्रभाव नहीं था, प्रगतिवाद और मार्क्सवाद तो एक ही बात है, बिल्कुल प्रभाव नहीं था। छायावाद अतिशय कल्पना थी, बिल्कुल भी प्रभाव नहीं था। तो सबसे ज्यादा थोड़ा बहुत छायावाद की जो व्यक्तिवादी चेतना है वो हमें प्रयोगवाद में देखने को मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा इन 4 बिंदुओं में देखने को मिलता है अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद, आप ध्यान रख लीजिए, सबसे अधिक मनुष्य को महत्व देता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। फंतासी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ये फंतासी जो हम अंग्रेजी में फैंटेसी कहते हैं, जिसका संबंध मुक्तिबोध से है, उसी का हिंदीकरण इस शब्द के रूप में किया गया है, फंतासी कहते हैं। दिल्ली केवी पीजीटी 2015 में ये प्रश्न पूछा गया। अब इस फंतासी क्या है, उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये हमें बताना है। फंतासी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए होता है। फंतासी का प्रयोग अतिरंजनापूर्ण वर्णन के लिए होता है। फंतासी का प्रयोग एक समानांतर संसार के निर्माण के लिए होता है। फंतासी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए होता है। दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यहां कहा गया है, कौन सा कथन गलत है वो हमें बताना है। दूसरी बात, यहां कहा गया है कि फंतासी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए होता है, यानी यथार्थ चित्रण को रोकने के लिए होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मुक्तिबोध की कविताओं में हम ब्रह्म राक्षस एक सत्र में पढ़ चुके हैं बहुत गहराई से। आप देखेंगे कि यथार्थ की सृष्टि, यथार्थ अधिक प्रभावशाली ढंग से कविता में अभिव्यक्त हो, इसके लिए वहां फैंटेसी का प्रयोग होता है। भूल गलती कविता भी मुक्तिबोध की इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि वहां जो फैंटेसी, एक कल्पना की गई है एक राजा की और उसके दरबार की, वो पूरी तरह से यथार्थ की अभिव्यक्ति करने के उद्देश्य से की गई है, यथार्थ के निषेध की दृष्टि से नहीं। दूसरे बिंदु पर बात करते हैं, फंतासी का प्रयोग अतिरंजना। अतिरंजना क्या होता है? अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, यानी किसी भी स्थिति का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना। तो वो क्यों जरूरी है? फंतासी के लिए अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम बढ़ा चढ़ा करके अपनी बात को नहीं कहेंगे, तब तक फैंटेसी एक तो पूरी नहीं होगी, दूसरी बात जो भाव, जो बिंदु हम कविता के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं, वो उतने प्रभावशाली नहीं होंगे। इस बात को आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि मान लीजिए आपकी कोई एक ऐसी इच्छा है जो आप करना चाहते हैं, लेकिन आपके परिवार वाले उससे सहमत होने में थोड़ा मुश्किल कर सकते हैं, ऐसा आपको अनुमान है। तो आपको जो चीज चाहिए या जिस स्थान पर जाना है या जो कार्य करना है, उसके उसके पक्ष में आप बड़े बड़े बढ़ा चढ़ा करके कुछ तर्क अपने मन में बढ़ाते हैं, ताकि आपके परिवार वालों के पास इनकार की संभावना ही ना रहे। तो यानी आपने अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए अतिरंजना का इस्तेमाल किया, यानी जो वास्तव में इतना अतिरंजनापूर्ण महत्व नहीं था उसका, लेकिन आपने उसको बढ़ा चढ़ा कर कहा। वही स्थिति कविता में है। हम कविता में जब किसी भी भाव को बहुत प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो हम अतिरंजना का प्रयोग करते हैं। इसलिए यह कथन बिल्कुल सही है। फंतासी का प्रयोग एक समानांतर संसार के निर्माण के लिए होता है, कथन भी बिल्कुल सही है। ब्रह्म राक्षस में मुक्तिबोध एक स्वतंत्र बावड़ी के जल में रहने वाले ब्रह्म राक्षस का एक संसार बनाते हैं, जो बिल्कुल अलग एक संसार तो चल रहा है वर्तमान का, और एक दूसरा नया संसार उसके समानांतर वो बना लेते हैं। इसी तरह से भूल गलती में जो समाज की, जो राजनीति की जो विषमताएं हैं, उनका संसार तो एक है ही वर्तमान संसार, लेकिन उसके समानांतर एक राजा के दरबार का संसार भी बनाते हैं। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। फंतासी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए होता है, क्योंकि जो कवि है वो समाज के, परिवेश के सत्य को पूरी गहराई के साथ, पूरे प्रभाव के साथ अभिव्यक्त करना चाहता है, इसलिए वो फंटेसी का प्रयोग करता है। तो ये तीनों बिंदु सही हैं और ए इसका गलत है, इसलिए उत्तर इस प्रश्न का होगा ए। अगला प्रश्न, प्रयोग अपने आप में इष्ट है वरन वह साधन है, इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन किस वाद से संबंधित है? देखिए, ये वही राहों के अन्वेषी वाला कथन है जो तार सप्तक की भूमिका से लिया गया है। डीएसएसबी टीजीटी 2018, एनवीएस पीजीटी 2014 में प्रश्न पूछा गया। विकल्प है प्रगतिवाद, छायावाद, यथार्थवाद, प्रयोगवाद। तो डी विकल्प
का सही उत्तर है। ये पंक्ति प्रयोगवाद से संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम है। यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज 2008 में ये प्रश्न पूछा गया। विकल्प है तीसरा सप्तक, दूसरा सप्तक, तार सप्तक या चौथा सप्तक। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तार सप्तक में अलग अलग विचारधाराओं और रचना शैलियों के 7 कवियों की कविताएं संकलित की गई हैं। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कि हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन किसका है? यूजीसी नेट 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, लक्ष्मीकांत वर्मा या कुंवर नारायण। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यह कथन भी तार सप्तक की भूमिका से है और प्रयोगवाद के सत्र में हम इस पर बहुत गहरी चर्चा कर चुके हैं। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? यूपी पीजीटी 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या इनमें से कोई नहीं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि प्रयोगवाद अपने ह्रासोन्मुख दौर में, व्यक्तिवाद तो वो पहले से ही था, लेकिन घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद उसमें विकसित हुआ जब वो ह्रासोन्मुख हुआ। तो आंसर होगा हमारा सी। और क्योंकि छायावाद में, प्रगतिवाद में इस तरह की घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवादिता की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती ही नहीं है। आगे चलें। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संकलित हैं? यूपी पीजीटी 2010, यूपी पीजीटी 2000 में यह प्रश्न पूछा गया। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस प्रश्न के उत्तर के विषय में अब मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप अब तक कंठस्थ कर चुके होंगे। आंसर है ए। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? यूपी टीजीटी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। ए, नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, बी, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, सी, नई राहों का अन्वेषण, डी, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों देखिए, नए काव्य उपकरणों का प्रयोग यानी जब प्रयोगवादी कवि यानी अज्ञेय शिल्प और भाव की नवीनता के लिए क्षेत्र में नए प्रयोगों की बात करते हैं, तो काव्य में नए उपकरणों के प्रयोग की बात करते हैं। भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा करते हैं, क्योंकि बौद्धिक चेतना की कसौटी पर हर बात को कसने की बात वहां की जाती है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। नई राहों का अन्वेषण तो उनका एक तरह के से पंच लाइन हो गई है प्रयोगवाद की, तो ये भी कथन सही है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? केवीएस पीजीटी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। नागार्जुन, अज्ञेय, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, ये तीनों कवि प्रयोग हैं और इनकी कविताएं तार सप्तक में संकलित हैं, लेकिन नागार्जुन एक प्रगतिवादी कवि हैं। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने प्रयोगवाद और नकेनवाद से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों पर बात की। उम्मीद करती हूं कि प्रयोगवाद के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपकी पकड़ मजबूत हो गई होगी और परीक्षा में आप इससे संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। अगले सत्र के इंतजार में रहिए।